हेलो स्टूडेंट्स, स्टीरियो केमिस्ट्री के 9th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविम समावयता दो तरह की होती है। एक होती है विन्यासी और दूसरी संरूपण, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। जो विन्यासी समावयता होती है वो फिर से दो तरह की बताई थी, एक प्रकाशीय समावयता और दूसरी ज्यामितीय समावयता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी तक हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, प्रकाशीय समावयता के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम ज्यामितीय समावयता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको बताएंगे। ज्यामितीय समावयी दो तरीके के होते हैं, एक सिस और ट्रांस। ये सब आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, ये नाम आप अपरिचित नहीं हैं इन नामों से। अब ज्यामितीय समावयता क्या होती है और कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। देखिए, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ये तो पहली बात है कि जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखता है। और दूसरी बात देखिए, जब कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो हर कार्बन एटम के ऊपर दो फ्री वैलेंसीज होती हैं। ये फ्री वैलेंसीज, ये मुक्त संयोजकताएं अगर अलग अलग एटम्स से या ग्रुप से जुड़ी हों तो ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। इसके लिए दो शर्तें अभी जो हमने बात कही, एक तो सी डबल बॉन्ड और एक जो दोनों फ्री वैलेंसीज हैं वो अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो दो शर्तें हैं। पहली शर्त, प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड। कंपाउंड के अंदर, यौगिक के अंदर एक द्विबंध का होना ज़रूरी है। अब ये द्विबंध वाली शर्त का क्या अर्थ है, क्यों एक द्विबंध का डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है? इसको हम एक ब्लॉक नेल मॉडल से समझेंगे, एक तख्ता कील मॉडल से समझेंगे। ये देखिए, यहाँ समझिए, ये दो ब्लॉक्स हैं, वुडन ब्लॉक समझ लीजिए। ये दो ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स को हमने एक कील से एक नेल से जोड़ रखा है। इन ब्लॉक्स के एक तरफ हमने निशान लगा दिए। अब ये जो कील है इसके अराउंड फ्री रोटेशन हो सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये कील यहाँ बीच में लगी हुई है, इसके अराउंड फ्री रोटेशन हो सकता है। तो मुक्त जब घूर्णन हो सकता है तो इमेजिन कीजिए, ये एक तख्ता जो है वो 180 डिग्री घूम के इसका निशान वाला चिन्ह इस तरफ आ गया। यहाँ पे ये देखिए, निशान वाला चिन्ह इस तरफ आ गया। तो ये दो अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर्स बन गए। ये हम पढ़ेंगे अभी। सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो घूर्णन होता है, रोटेशन होता है, उससे अभी मैंने आपको बताया था कन्फर्मेशनल संरूपण समावयता भी होती है। तो ये सिंगल बॉन्ड से जब रोटेशन होता है तो ये दो तरीके के स्ट्रक्चर्स हमको दिख रहे हैं। इसको हम संरूपण कहते हैं, कन्फर्मेशन कहते हैं, कन्फर्मर्स कहते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। यहाँ ये समझिए कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड मुक्त घूर्णन संभव है। तो यहाँ एक से दो में परिवर्तन, एक स्ट्रक्चर से दो स्ट्रक्चर में परिवर्तन सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड घूमने से हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए, मतलब ये आसानी से एक दूसरे के अंदर परिवर्तित हो सकते हैं। स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 एक दूसरे के अंदर आसानी से इंटरचेंजेबल हैं। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, हमने दो कीलें इन तख्तों में लगा दी, एक ये वाली और एक ये वाली। क्या अब यहाँ पे मुक्त घूर्णन संभव है? फ्री रोटेशन पॉसिबल है? यहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम इन ब्लॉक्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि यहाँ निशान वाले दोनों एक ही तरफ हैं सिरे, और यहाँ निशान वाले दोनों सिरे एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये है प्रतिबंधित घूर्णन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जब हम दो कीले लगा देते हैं तो रोटेशन प्रतिबंधित हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब यहाँ रोटेशन संभव नहीं है, इसलिए ये ए स्ट्रक्चर बी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो सकता। ये दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है। इन दो कीलों को आप डबल बॉन्ड समझिए। तो जब दो कार्बन डबल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं
तो यहाँ रोटेशन होना संभव नहीं होता। रोटेशन, घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो जो दूसरी शर्त, पहली शर्त है वो ये है कि डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, जिससे कि रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाए, प्रतिबंधित हो जाए। दूसरी शर्त के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन की फ्री वैलेंसीज़ हैं वो अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई होनी चाहिए। इस बात का क्या अर्थ है, यहाँ पे देखिए, समझिए। ये कार्बन और कार्बन एक तो डबल बॉन्ड से जुड़ गया, दो वैलेंसीज इनकी डबल बॉन्ड से जुड़ चुकी है, जिसका अर्थ ये है, जिसका रिजल्ट ये है कि यहाँ पे मुक्त घूर्णन होना संभव नहीं है, फ्री रोटेशन होना संभव नहीं है। इस कार्बन की जो फ्री वैलेंसीज थी वो ए से जुड़ी हुई हैं और सेकेंड कार्बन की फ्री वैलेंसीज एक्स और वाई से जुड़ी हुई हैं। दूसरी शर्त मैंने आपको बताई थी कि इन कार्बन्स की जो फ्री वैलेंसीज हैं वो अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे सेम ग्रुप से जुड़ी हुई है। यहाँ हम जैसे ही कंपाउंड को 180 डिग्री पे घुमाते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए अब इसमें y ऊपर और x नीचे है। क्या इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कोई डिफरेंस है? आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ y के इधर a है, यहाँ x के इधर a है, यहाँ x के इधर a है, यहाँ y के इधर a ही है। तो यहाँ स्ट्रक्चर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जहाँ इस तरीके की सिचुएशन होती है वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, ज्यामितीय समवायता नहीं होती, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक ही हैं। तो दूसरी शर्त ये है कि कार्बन के जो फ्री वैलेंसीज हैं वो अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अलग अलग ग्रुप से जुड़े होने का मतलब ये है कि ये कार्बन ए और बी ग्रुप से जुड़ा है और ये वाला कार्बन एक्स और वाई ग्रुप से जुड़ा है। या ये भी हो सकता है कि ये कार्बन ए और बी से जुड़ा हो और ये कार्बन भी ए और बी से जुड़ा हो। समझने की बात यह है कि सेम कार्बन के ऊपर दो सेम ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। सेम कार्बन के ऊपर ग्रुप्स जो हैं वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमको दिखेगा। तो दो शर्तें हो गई। पहली ये कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, जिससे कि प्रतिबंधित घूर्णन हो जाए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाए, और एक स्ट्रक्चर दूसरे में घूर्णन करके रोटेट होके एक दूसरे के अंदर इंटरचेंजेबल ना हो। और दूसरी शर्त, जो कार्बन की फ्री वैलेंसीज हैं उनके ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए होने चाहिए, सेम ग्रुप जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है, देखिए इस स्ट्रक्चर को समझिए। यहाँ पे कार्बन पे ए और बी जुड़ा है, इस कार्बन पे भी ए और बी जुड़ा है। जब सेम ग्रुप सेम तरफ होते हैं, एक ही तरफ होते हैं, तो उसको हम सिस कहते हैं। यहाँ दोनों ए एक तरफ हैं और दोनों बी एक तरफ है। और जब सेम ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यहाँ ए है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ए है, इस कार्बन का बी दूसरे कार्बन के बी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस समावयी को, इस आइसोमर को हम विपक्ष या ट्रांस आइसोमर कहते हैं। तो ज्यामितीय समवायता में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो दो आइसोमर्स होते हैं उसमें से एक सिस होता है और दूसरा ट्रांस होता है। सिस में सेम ग्रुप एक तरफ होते हैं, ट्रांस में सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। कंपाउंड्स देखिए, एग्जाम्पल्स जो इस तरीके की समवायता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। फर्स्ट है डाई हेलो एल्कीन। डाई हेलो एल्कीन, ये डाई हेलो दो हेलोजन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। दोनों हेलोजन एक्स एक तरफ हैं, दोनों एच भी एक तरफ हैं, इसलिए ये सिस है। यहाँ एक्स अपोजिट और एच भी अपोजिट, इसलिए ये ट्रांस आइसोमर है। इसी तरह 2 ब्यूटीन में देखिए, ये 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ये 2 ब्यूटीन है। जब CH3 एक तरफ है और H एक तरफ है तो ये सिस 2 ब्यूटीन है, और जब अपोजिट हैं तो ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्यूटीन डायोइक एसिड। यहाँ पे दोनों CO कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स एक ही तरफ, सेम तरफ, और दोनों हाइड्रोजन भी सेम तरफ, तो इसको हम कहते हैं सिस ब्यूटीन डायोइक एसिड, और इसका नाम है मैलिक एसिड। यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसे हम
ट्रांस आइसोमर कहते हैं और इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2-ब्यूटेनोइक एसिड का। 2-ब्यूटेनोइक एसिड में कार्बन से CH3 और H जुड़े हैं, दूसरे कार्बन से COOH और H जुड़े हैं। यहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स तो डिफरेंट हैं ही। तो अब जब हाइड्रोजन एक ही तरफ हैं दोनों, तो ये होगा सिस आइसोक्रोटोनिक एसिड कहते हैं इसको। और जब दोनों हाइड्रोजन्स अलग डायरेक्शन में हैं तो ये है ट्रांस, इसका नाम है क्रोटोनिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड का। यहाँ पे भी ये दो ग्रुप्स अलग हैं और हाइड्रोजन सेम है। तो जब दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में तो सिस, इसको एलोसिनेमिक एसिड कहते हैं। और जब दोनों H अपोजिट डायरेक्शन में तो ये है ट्रांस, इसको सिनेमिक एसिड कहते हैं। तो इस तरह जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, उनको हम सिस और ट्रांस इन दो पार्ट्स में देख सकते हैं। दो आइसोमर्स का नाम सिस और ट्रांस होता है। आज हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो शर्तों के बारे में आपको बताया। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए जिससे कि रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाए, और दूसरा एक ही कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंड दिखा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आपको EZ नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ाएंगे। EZ नॉमेनक्लेचर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके क्या नियम हैं, क्या रूल्स हैं, ये सब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।